Assalamualaikum students. Today we will learn about the behavior of liquid. First of all, I'll describe the change of state, how the gases are liquefied. Liquefaction, the gases are liquefied at the low temperature. According to the kinetic theory, at a low temperature, the kinetic energy of the molecule is less, and the slower moving molecule becomes subject to the intermolecular attraction. गैसेस जो है वो लो टेम्परेचर पर लिक्विफाई हो जाती है क्योंकि लो टेम्परेचर पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की वो लेस हो जाती है और जो पार्टिकल्स है उसके गैस के वो स्लो मूव करने लग जाते हैं. At a sufficiently low temperature, the attractive forces are capable of holding the molecule to one another and the gas exchange to the liquid. और जब आप टेम्परेचर जो है वो लो करते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ होल्ड कर सके. तो इस तरह से गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है क्योंकि गैस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं लेकिन जैसे आप टेम्परेचर लो करते हैं तो काइनेटिक हमने थ्योरी के मुताबिक उसकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है मॉलिक्यूल की और इस तरह से वो जो है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मॉलिक्यूल्स के पास क्रिएट हो जाती है और वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और करीब आने की वजह से गैस जो है वो चेंज हो जाती है लिक्विड स्टेट में. इस फिनोमेना को हम लिक्विफिकेशन कहते हैं. उसके बाद हम लिक्विड स्टेट जब गैस ने अटेन कर ली तो उसे किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे. द लिक्विड स्टेट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द गैसेस एंड द सॉलिड स्टेट. तो लिक्विड स्टेट होती है वो गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट की इंटरमीडिएट स्टेट होती है, मिड में आती है. In the liquid, the kinetic energy of the molecule is sufficiently high enough to keep the molecule close together. और काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक लिक्विड में के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी सफिशिएंटली हाई होती है और वो मॉलिक्यूल को एक दूसरे के करीब रखते हैं. Like the gases, the liquid molecules are able to move and thus flow and diffuse. लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो गैसेस की तरह इस काबिल हो जाते हैं कि वो मूव करते हैं और फिर उसके बाद वो डिफ्यूज होते हैं. हाउएवर ड्यू टू द मोर कॉम्पैक्ट नेचर लिक्विड आर नॉट कंप्रेस्ड टू एनी नोटिसेबल एक्सटेंट. लेकिन हम लिक्विड को जो है वो कंप्रेस नहीं कर सकते. 1 mole of the liquid occupy a volume of 10 to 100 cubic centimeter. जैसे आपके पास गैसेस में 1 मोल जो है गैस का वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम. इस तरह से लिक्विड जो है वो आपके पास 10 टू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्यूपाई करता है. उसके बाद बिहेवियर इसका डिस्कस कर लेते हैं. बिहेवियर और लिक्विड में काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक सबसे पहला इसका जो है वो डिफ्यूजिबिलिटी, सेकंड वन कंप्रेसिबिलिटी, थर्ड वन एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, फोर्थ वन विस्कोसिटी, फिफ्थ सरफेस टेंशन एंड सिक्स वेपर प्रेशर. What is diffusibility? Like the gases, the liquid also diffuse. गैसेस की तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल भी जो है वो डिफ्यूज हो जाते हैं. वन लिक्विड में डिफ्यूज इनटू अनदर. किस तरह से लिक्विड जो है वो दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है. जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हैं, आपने जो है ग्लास ग्लास ली, इसमें आपने इंक जो है वो उसका एक ड्रॉप डाला. जैसे ही आपने डाला तो आपने देखा स्लोली स्लोली इंक भी जो है वो लिक्विड है वो दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज होना शुरू हो गई. तो इस तरह से हम कहते हैं कि लिक्विड डिफ्यूज होते हैं लेकिन एज कम्पेयर टू गैस लिक्विड की डिफ्यूजन जो है वो स्लो होती है. In terms of the molecular model, the diffusion of the liquid can be explained. The freedom of the liquid molecule permits the diffusion to take place, but the closeness of the molecule and resulting a large number of collisions the cause diffusion to be slow. लिक्विड की डिफ्यूजन स्लो क्यों होती है? क्योंकि जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उनके पास भी फ्रीडम होती है बट एज कम्पेयर टू गैस उनके फ्रीडम जो है उनके पास कम होती है कि वो फ्रीली मूव कर सके. और क्लोजनेस की वजह से कोलोइन जो है वो आपस में उनका जो है वो ज़्यादा हो जाता है उसका रेट, जिसकी वजह से डिफ्यूजन जो है वो अनदर लिक्विड में स्लो हो जाती है. उसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी. दो द लिक्विड आर नॉट एब्सोल्युटली इनकम्प्रेसिबल. अब ये भी नहीं कह सकते कि लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं बट दे मे बी कंप्रेस टू अ लिटिल एक्सटेंट. इसे हम लिटिल एक्सटेंट तक कंप्रेस भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ हाई प्रेशर. अगर हम इस पे हाई प्रेशर अप्लाई कर दें, दिस फैक्ट लीड टू देयर यूज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम. जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है उसमें हम ये लिक्विड को कंप्रेस करते हैं बाय अप्लाइंग अ हाई प्रेशर. ये इसकी एप्लीकेशन है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लिक्विड भी जो है वो कंप्रेस होते हैं. उन्हें हम एब्सोल्युटली इनकम्प्रेसिबल नहीं कह सकते. जब हम उन पर हाई प्रेशर अप्लाई करें तो वो कंप्रेस हो सकते हैं. At a normal pressure, however, the brake liquid can transmit the applied force to perform a certain mechanical function, such as the braking the motion in a motor car. Normal pressure पर जो ब्रेक है लिक्विड का वो ट्रांसमिट करता है अप्लाइड फोर्स को और इस तरह मैकेनिकल फंक्शन परफॉर्म होता है जिससे हम मोशन ऑफ मोटर कार पर
ब्रेक लगा सकते हैं। इन टर्म ऑफ द मॉलिक्यूलर मॉडल जो है वो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड को किस तरह से डिफाइन करता है। द लिक्विड मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर क्लोजनेस रोल ओवर वन अनदर। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो एज कम्पेयर टू गैस करीब होते हैं तो वो रोल ओवर हो जाते हैं owing to very little space, और the liquid molecules cannot be pushed close by pressure। लेकिन इनमें लिटिल स्पेस होती है एज कम्पेयर टू गैस, तो लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो प्रेशर के अप्लाई करने से पुश नहीं होते, बल्कि वो एक दूसरे के ऊपर रोल ओवर हो जाते हैं। और जब आप प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं तो इस तरह से लिक्विड कंप्रेस हो जाते हैं, और लिक्विड को कंप्रेस करके आप स्क्वीज कर सकते हैं। तो हाई प्रेशर से हम लिक्विड को स्क्वीज कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, नॉर्मल प्रेशर पर हम इस तरह से नहीं कर पाते। के बाद एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन है। अ लिक्विड नॉर्मली एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग। जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो एक्सपैंड हो जाता है, और जब हम टेम्परेचर डाउन कर देते हैं तो लोअर टेम्परेचर पर लिक्विड जो है वो कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे आपके पास एग्जांपल है मर्करी और अल्कोहल की इन थर्मामीटर, कि जब आप हीट करते हैं, आप थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं, और अगर आपका बॉडी टेम्परेचर हाई होता है तो मर्करी जो है उस पर राइज हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। और अगर आप उसे कोई लोअर टेम्परेचर पे चेक करना चाहते हैं तो वो मर्करी जो है वो फॉल हो जाता है, इट मीन्स कि मर्करी कंट्रैक्ट हो जाता है। द मॉलिक्यूलर मॉडल एक्सप्लेन दिस बिहेवियर एज फॉलो। मॉलिक्यूलर मॉडल के अकॉर्डिंग हम इस बिहेवियर को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ऑन हीटिंग द काइनेटिक एनर्जी एंड सो द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज। जब आप टेम्परेचर जो है वो राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की वो भी इंक्रीज हो जाती है, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। As a result, the volume taken by each molecule increasing on heating। इस तरह से हर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से बढ़ जाता है, और रिजल्ट के तौर पर एक्सपेंशन होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि लिक्विड जो है वो एक्सपेंड होते हैं ऑन हीटिंग। इसके बाद जब आप कूल करते हैं, आप टेम्परेचर को लोअर करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है। इसके रिजल्ट में मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, और जो भी एक एक वॉल्यूम जो होता है किसी भी पार्टिकल का, वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है कूलिंग पर। तो इस तरह से लिक्विड जो है कंट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद है आपके पास द डिस्टेंस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल आर सो स्मॉल दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड आर लार्जली डिटरमाइंड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। हम जानते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल में जो डिस्टेंस होता है वो एज कम्पेयर टू गैस बहुत जो है वो स्मॉल होता है, और वह हम जितने भी लिक्विड के बिहेवियर हैं उन्हें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की बेस पर एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन कुछ इसकी टर्म्स इस तरह से भी हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करती हैं, और साथ साथ टेम्परेचर चेंजेस पर भी डिपेंड करती है। उसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन और वेपर प्रेशर है। ये ना सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करती हैं, बल्कि टेम्परेचर चेंज भी जो है वो इन तीनों टर्म्स पर अफेक्ट करता है। के बाद सबसे पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं विस्कोसिटी को। विस्कोसिटी क्या है? रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड को हम विस्कोसिटी कहते हैं। लाइक द गैसेस द लिक्विड हैव एबिलिटी टू फ्लो। गैसेस की तरह लिक्विड के पास भी एबिलिटी होती है कि वो फ्लो कर सके, बट अनलाइक द गैसेस दे हैव अ डेफिनेट सरफेस। लेकिन इसके पास डेफिनेट सरफेस होती है फ्लो करने के लिए। डिफरेंट लिक्विड हैव अ डिफरेंट रेट ऑफ द फ्लो। आपके पास डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं और सबका रेट ऑफ फ्लो जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि आपके पास हनी की एग्जांपल है, और मोबाइल ऑयल है आपके पास। ये स्लोली फ्लो करते हैं और इन्हें हम डिस्कस लिक्विड कहते हैं, क्योंकि इनकी विस्कोसिटी हाई हो जाती है। तो जब विस्कोसिटी हाई हो जाती है तो लिक्विड जो है वो स्लोली फ्लो कर पाता है। जबकि अगर आप गैसोलीन और ईथर की एग्जांपल ले लें, तो इनकी विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है। जब विस्कोसिटी कम होती है तो जो इसका फ्लो करने का रेट है वो बढ़ जाता है। इसलिए गैसोलीन और ईथर जो है वो क्विकली फ्लो करते हैं, और इन्हें हम लेस विस्कस कहते हैं, क्योंकि अब इसकी विस्कोसिटी जो है वो कम हो गई है। और विस्कोसिटी जो है वो फ्लो लिक्विड को फ्लो करने में रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। जब ये लेस हो जाएगी तो जाहिर है रेट ऑफ फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। तो गैसोलीन और ईथर का जो रेट ऑफ फ्लो है वो एज कम्पेयर टू हनी या फिर मोबाइल ऑयल जो है वो ज्यादा होता है। The intermolecular attraction account for this behavior of the liquid। अब जो ये viscosity का ये टर्म आपने डिफाइन की, ये भी हमने intermolecular force of attraction के बेस पर की। intermolecular attraction between the molecule within the bulk of liquid occur in all the direction। जो intermolecular attractions होती है molecules के between, अगर हम bulk of liquid ले लें, ज्यादा लिक्विड ले लें कंटेनर में, तो आप देखते हैं कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपना इफेक्ट शो करती हैं ऑल द डायरेक्शन में। आप फिगर में भी देख सकते हैं। इस तरह से द मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड म्यूचुअली द डायरेक्शन इन ऑल द डायरेक्शन। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं म्यूचुअली ऑल द डायरेक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अपना इफेक्ट इन्फ्लुएंस करती है।
These intermolecular attraction which draw the liquid molecules together are responsible for the viscosity. और यही जो intermolecular force of attraction है between the molecules जो कि अपना effect show कर रही हैं all the direction में, यही viscosity के लिए responsible होती हैं. और विस्कोसिटी को मैंने आपको पहले भी बताया, हम रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड कहते हैं. अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो वो मॉलिक्यूल्स को म्यूचुअली ऑल द डायरेक्शन एक दूसरे से बाउंड करके रखेंगी. और जब मॉलिक्यूल्स आपस में बाउंड होंगे तो उनके पास फ्रीडम कम होगी कि वो फ्रीली मूव कर सकें. जब वो नहीं फ्रीली मूव कर पाएंगे क्लोजनेस की वजह से, तो इसकी विस्कोसिटी जो है वो हाई हो जाएगी और इस तरह से रेट ऑफ फ्लो जो है वो लोअर हो जाएगा, जैसे कि आपके पास हरी और मोबाइल आइज है. उसके बाद एग्जांपल है द लिक्विड दैट हैव अ स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हैव अ ग्रेटर विस्कोसिटी. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो उनके पास कैपेबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो मॉलिक्यूल्स को ऑल द डायरेक्शन में अपने पास होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है लिक्विड के फ्लो में, जिसे हम विस्कोसिटी कहते हैं. तो विस्कोसिटी भी हम कह सकते हैं कि हाई हो जाएगी और फिर इस तरह से मॉलिक्यूल जो है वो लेस इजीली मूव करते हैं. इथाइल अल्कोहल फॉर इंस्टेंस इज मोर विस्कस देन द ईथर. अगर हम इथाइल अल्कोहल और ईथर की एग्जांपल ले लें तो उसमें से इथाइल अल्कोहल जो है वो ज्यादा विस्कस है, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है और ये स्लोली मूव करेगा एज कम्पेयर टू ईथर, बिकॉज देयर आर द हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग द अल्कोहल मॉलिक्यूल. क्योंकि जो इथाइल अल्कोहल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है तो आपके पास विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है और विस्कोसिटी के इंक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूल जो है वो स्लोली मूव करता है. तो इस वजह से इथाइल अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है. दैट्स व्हाई इथाइल अल्कोहल जो है वो स्लोली फ्लो करेगा. इसका रेट ऑफ फ्लो जो है वो ईथर के कंपैरिजन में कम होगा क्योंकि इसकी विस्कोसिटी हाई है. यूनिट है विस्कोसिटी का, इसे हम बॉयजेस में जो है करते हैं एक्सप्रेस. और वन बॉयल जो है वो आपके पास इक्वल होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड के. और इट्स मल्टीपल जो हम यूज कर सकते हैं इसकी जगह वो सेंटीपॉइज और मिलीपॉइज यूज करते हैं. ऐसा यूनिट जो है उसका न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर होता है और एक सेंटीपॉइज जो है वो इक्वल होता है 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर. उसके बाद इस फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं विस्कोसिटी को, एक तो हमने डिस्कस किया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा जो है वो टेम्परेचर चेंज है. द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर. जब आप लिक्विड की विस्कोसिटी जो है उसमें टेम्परेचर चेक करने के लिए राइज अप करते हैं तो वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी, उनकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी और इस तरह से वो तेजी से फ्रीली मूव कर सकेंगे. और अगर वो फ्रीली मूव करने से उनका रेट ऑफ फ्लो ज़्यादा होता है तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी. इनफैक्ट विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज. और दूसरा फैक्टर ये भी है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम जो है वो लिक्विड का इंक्रीज हो जाता है. इस तरह से वॉल्यूम के इंक्रीज होने से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाती है. तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगी, मॉलिक्यूल के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो एक दूसरे को जो है होल्ड करके रख सके. वो जाहिर सी बात है कि फिर उनका जो है उनमें विस्कोसिटी भी डिक्रीज होगी और उनका रेट ऑफ फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा. तो विस्कोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से. तो टेम्परेचर को राइज करने से एक तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास राइज होगी, मॉलिक्यूल की जो फ्रीली फ्लो करने की वेलोसिटी है वो राइज हो जाएगी. और सेकंड फैक्टर ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगी. दैट्स व्हाई विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी राइजिंग टेम्परेचर से और मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली फ्लो कर सकेंगे और रेट ऑफ फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट है आपके पास सरफेस टेंशन. ऑल द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर सब्जेक्टेड टू अट्रैक्टिव फोर्सेस फ्रॉम द नेबरिंग मॉलिक्यूल. जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको डिस्क्राइब किया कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से. और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है वो ऑल द डायरेक्शन जो है वो अपना इफेक्ट शो करती है. For the molecules in the body of the liquid, these forces balance each other. इस तरह से जितने भी molecules होते हैं वो अपसाइड डाउन है, राइट लेफ्ट है, हर तरफ जो है वो प्लस होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का और मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बैलेंस में रहेंगे. बट फॉर द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस देयर इज अ रिजल्टेंट अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड. लेकिन अगर आपने जिस कंटेनर में पानी डाला है उसके सरफेस पर देखें तो जो आपके पास रिजल्टेंट अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो डाउनवर्ड एक्ट करती है.
This force will tend to pull the surface molecule downward are responsible for the surface tension. अब जो ये resultant attractive force on the surface of container है जो कि molecules को downward pull करती है उसे हम surface tension कहते हैं. और सरफेस टेंशन की वजह से पानी जो है वो आपका या कोई भी अनदर लिक्विड है वो कंटेनर के अंदर रहता है. उसके बाद है फार्मूला सरफेस टेंशन का. इससे सरफेस को इस तरह से भी डिस्क्राइब करते हैं क्वांटिटेटिवली कि सरफेस टेंशन में भी रिगार्डेड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ और द एनर्जी पर यूनिट एरिया. अगर आप जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट कर लें सरफेस ऑफ लिक्विड का तो आप उसे इक्वल कर सकते हैं सरफेस टेंशन से. सरफेस टेंशन को इंडिकेट करते हैं गैमा से और इसका फार्मूला होता है गैमा इज इक्वल टू एफ ओवर एल और यूनिट है इसका डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर अर्थ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हम इसे मेजर करते हैं. अब यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं सरफेस टेंशन के आपके पास जो ये एक कंटेनर है उसमें मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के वाटर ड्रॉप्स है और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ऑल द डायरेक्शन मॉलिक्यूल्स को पुल कर रही है. लेकिन अगर हम सरफेस मॉलिक्यूल को देखें तो वही जो रिजल्टेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो उसे डाउनवर्ड पुल कर रही है. इनवर्ड पुल कर रही है या डाउनवर्ड पुल कर रही है कह सकते हैं. इस तरह से यहाँ पर क्रिएट होने वाली जो टेंशन है जो कि मॉलिक्यूल्स को डाउनवर्ड पुल कर रही है ड्यू टू द रिजल्टेंट अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से तो फिर हम इसे सरफेस टेंशन कहते हैं. इस तरह कंटेनर के अंदर पानी जो है वो रहता है तो जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं वो इनवर्ड पुल शो कर रहे होते हैं. इसके बाद आपके पास एग्जांपल है वाटर इज अ हायर देन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक लिक्विड बिकॉज दे आर द स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन वाटर. वाटर जो है वो आपके पास हायर सरफेस टेंशन शो करता है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिक लिक्विड के क्योंकि वाटर जो है इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो अपना जो है फैक्ट्री शो करेंगी ऑल द डायरेक्शन और सरफेस पे वो मॉलिक्यूल्स को तेजी से इन्वर्ट पुल करेंगी और जिसकी वजह से सरफेस टेंशन जो है वो वाटर में ज्यादा क्रिएट होगी एज कम्पेयर टू अनदर ऑर्गेनिक लिक्विड्स. जो ऑर्गेनिक लिक्विड्स होते हैं उनमें हमारे पास जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होती है. अब फैक्टर है इसके डिस्कस कर लेते हैं कि सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड आल्सो डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर. जब आप टेम्परेचर को राइज करते हैं तो सरफेस टेंशन जो है वो लिक्विड की डिक्रीज हो जाती है. और ओइंग द वीकनिंग ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे कि हमने प्रीवियस टर्म में भी ये डिस्क्राइब किया कि जब हम राइज करते हैं टेम्परेचर को तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है. तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगी तो वो मॉलिक्यूल को इन्वर्ट पुल भी नहीं कर पाएंगी ठीक से और उनका वो रेट भी जो है वो स्लो हो जाएगा जिसकी वजह से सरफेस टेंशन भी है डिक्रीज हो जाएगी आपके पास. It is interesting to note that the surface tension tend to reduce the surface area of the liquid. और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए ये जानते हैं कि जो सरफेस टेंशन होती है वो सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड को रिड्यूस कर देती है. इसी वजह से आप किसी भी कंटेनर में इजीली लिक्विड को जो है वो रख पाते हैं. फॉर दिस रीजन अ फ्रीली फॉलिंग ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड इज स्फेरिकल. और यही वजह है कि जो फ्रीली फॉल एक ड्रॉप होता है लिक्विड का वो भी स्फेरिकल हो जाता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया सरफेस टेंशन की वजह से रिड्यूस हो जाता है. सिंस द स्फीयर हैज अ स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ द सरफेस वॉल्यूम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम. जैसे आप टैप में से देखते हैं कि जब आपके पास वाटर ड्रॉपलेट टैप से निकलता है वन बाय वन अगर आप उस ड्रॉप पर फोकस करने लगे तो आप ये देख सकते हैं कि उसकी शेप आपके पास स्फेरिकल होती है. वो ऐसा क्यों होता है क्योंकि वहां पर जो सरफेस टेंशन होती है वो रिड्यूस कर देती है एरिया ऑफ लिक्विड. तो उसके सरफेस टेंशन का आपके पास जो फार्मूला है वो गामा इज इक्वल टू आपके पास से एफ अपॉन एल या फिर एफ अपॉन ए होता है. तो ए जो है वो एरिया है तो वो सरफेस टेंशन के इनवर्स है. तो जब सरफेस टेंशन बढ़ती है तो एरिया जो है वो कम हो जाता है. जब एरिया कम होता है तो आपके पास जो एक फ्रीली फॉल ड्रॉप होता है लिक्विड का उसकी शेप जो है सरफेस एरिया कम होने की वजह से स्फेरिकल हो जाती है. के बाद नेक्स्ट है आपके पास कैपिलरी एक्शन है. इट इज अवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट अ लिक्विड ऑलवेज राइजेस इन अ कैपिलरी ट्यूब. हम ये देखते हैं कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो है लिक्विड राइज हो जाता है और इस राइज इन लिक्विड को ट्यूब के अंदर जो है वो हम इस तरह से डिस्कस करते हैं कि ये जो है ये फैक्टर कैपिलरी रिएक्शन कहलाता है. कैपिलरी एक्शन ऑफ अ लिक्विड इज आल्सो ड्यू टू द सरफेस टेंशन. और कैपिलरी एक्शन भी लिक्विड में जो है वो सरफेस टेंशन की वजह से क्रिएट होता है. The surface area to the volume ratio of the capillary of the small bore is much smaller than the container in which the liquid is placed.
अगर आप एक कंटेनर ले लें और उसमें कैपिलरी ट्यूब रख दें, तो आपके पास जो लिक्विड कंटेनर में है वो कैपिलरी ट्यूब में राइज अप हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि जो सरफेस एरिया का वॉल्यूम है वो कैपिलरी में स्मॉल है एज कम्पेयर टू कंटेनर के। सरफेस टेंशन इज द कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर। और अगर हम सरफेस टेंशन से कैपिलरी एक्शन को रिलेट करके स्टडी करें तो हम कहते हैं कि सरफेस टेंशन जो है वो वाटर की कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है, वाइल जो आपके पास कैपिलरी एक्शन है वो एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर होती है। तो इस तरह से अब आपने ये कंटेनर लिया, इसमें आपने वाटर जो है वो डाल लिया और साथ में आपने इसमें कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट की, तो आप देखेंगे कि जो वाटर है वो अपवर्ड मूव करके कैपिलरी एक्शन के जरिए कैपिलरी ट्यूब के अंदर चला जाएगा, राइज अप हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर वॉल्यूम है वो एज कम्पेयर टू कंटेनर जो है वो आपके पास स्मॉल है। इसी तरह से यहाँ पर मेनिस्कस क्रिएट होता है। और यही वजह है कि जो आप अगर आप थर्मामीटर में मरकरी डालते हैं तो मरकरी जो है वो वॉल ऑफ थर्मामीटर के साथ जो है वो एडहेयर नहीं होता और कैपिलरी एक्शन की वजह से। और अगर आप उसकी जगह इंस्टेड मरकरी वाटर डाल देते हैं तो वाटर जो है वो एडहेयर हो जाता है। तो कैपिलरी एक्शन को जो है आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक आपके पास वो होती है, आपने ग्लू देखी होगी जिसे अब एलपी कहते हैं, तो एलपी जो है वो क्यों नहीं उसकी बोतल के साथ चिपकती जिसके अंदर वो उसे डाला जाता है, तो वो भी कैपिलरी एक्शन की वजह से है। तो क्योंकि कैपिलरी एक्शन जो है वो उसे उस ट्यूब के या उस बोतल की वाल के साथ एडहेयर नहीं होने देती, इस वजह से वो ग्लू जो है वो हम उसे स्टिकिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो खुद ही उस बोतल में स्टिक आउट क्यों नहीं होती, क्योंकि वहां पर कैपिलरी एक्शन ड्यू टू द सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपके पास है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज। जब आपके पास लिक्विड फेज और द गैसियस फेज इक्विलिब्रियम स्टेज पर आ जाते हैं तो वहां पर क्रिएट होने वाले प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। इट इज कांस्टेंट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं तो वेपर प्रेशर की वैल्यू भी आपके पास कांस्टेंट आ जाती है। जैसे कि वेपर प्रेशर इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड। और हम ये भी जानते हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता। द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 टॉर। अब आप जो है कितना अमाउंट ले रहे हैं ये चीज़ यहाँ पर मैटर नहीं करती। आप अगर टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं तो वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाता है। अब आपका अगर टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, नो मैटर कि आपने कितने मोल्स वाटर लिया है, तो आपके पास जो वेपर प्रेशर की वैल्यू आएगी वो 17.5 टॉर आएगी। तो ये भी कांस्टेंट है। हाँ, अगर आप टेम्परेचर में कोई वेरिएशन करते हैं, डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं, तो वो वेपर प्रेशर पर इफेक्ट करेगा। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि किस तरह से जो वेपर्स हैं वो लिक्विड फेज से इक्विलिब्रियम स्टेज पर आ जाते हैं और प्रेशर एक्सर्ट होता है जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। इफ अ क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड इज कंटेन इन अ टाइटली कवर्ड कंटेनर एट अ सर्टेन टेम्परेचर। अगर आप क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को एक टाइटली कवर्ड कंटेनर के अंदर डाल दें और सर्टेन टेम्परेचर पे, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे लिक्विड सरफेस से into the enclosed space. Since these molecules move about the liquid surface and rejoin it. अब जब molecules जो है वो उसके ऊपर वेपर्स बनकर जाने लगेंगे और कंटेनर आपका क्लोज है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि molecules जो है पहले जो escape आउट हो रहे थे वो क्लोज होने की वजह से बैक होना शुरू हो जाएंगे टुवर्ड द लिक्विड। तो जो जब वो बैक होंगे तो वो रीज्वाइन हो जाएंगे आपस में, और रीज्वाइन होने से कंडेंसेशन है। जैसे इसमें आप इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं कि जब सनलाइट फॉल होती है सी पर तो आपके पास जो है वाटर एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और वाटर के एवापोरेट होने से एक ऐसा भी वक्त आता है कि स्काई पर जो है वो रीज्वाइन हो जाते हैं वेपर्स आपस में, और उनके रीज्वाइन होने से कंडेंसेशन होती है जिससे क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि वहां पर भी सरफेस इनक्लोज है स्काई से, स्काई की वजह से वो इनक्लोज हो जाता है, और इनक्लोज होने की वजह से वो क्या होता है, रीज्वाइनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है वेपर्स की, और वो आपस में रीज्वाइन होकर कंडेंस हो जाते हैं। As a result of two opposite processes, evaporation and the condensation, a state of equilibrium is finally established. तो इन दोनों प्रोसेस के रिजल्ट में जो कि एवापोरेशन और कंडेंसेशन एक साथ हो रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने से आपके पास जो प्रेशर वहां पर क्रिएट होता है उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, फिगर नंबर 1 है। आप जब टेम्परेचर देंगे तो आपके पास मॉलिक्यूल्स जो है वो एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो रहे हैं लेकिन आपका कंटेनर जो है वो क्लोज है।
उसके बाद फिगर 2 में आप देखते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल जो है वो बैक हो रहे हैं। आपके पास एक एरो जो है वो डाउनवर्ड शो कर रहा है कि मॉलिक्यूल जो है वो बैक होना शुरू हो गए, यानी कि उनकी रीजॉइनिंग स्टार्ट हो गई है उन्हीं वेपर्स के साथ या फिर लिक्विड के साथ जो कि कंटेनर के में आपने डाला है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप फिगर नंबर 3 में देखते हैं कि जितने मॉलिक्यूल जो हैं वो आपके पास एवापोरेट हो रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल आपके पास बैक हो रहे हैं। तो इस तरह से ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है जिसपे आपके पास कंडेंसेशन का रेट और एवापोरेशन का रेट इक्वल हो जाता है। तो जब आपके पास कंडेंसेशन और एवापोरेशन दोनों इक्वल हो जाती हैं तो वहाँ पर कंटेनर के अंदर एक प्रेशर जो है वो डेवलप हो जाता है और इस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। उसके बाद है वोलेटाइल लिक्विड, हम किसे कहते हैं? A liquid that evaporate readily is said to be a volatile. Volatile liquid आपके पास वो लिक्विड होते हैं जिसमें readily आपके पास लिक्विड जो है वो एवापोरेट हो जाता है, उन्हें हम volatile लिक्विड कहते हैं। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि वाटर जो है वो स्लोली एवापोरेट होता है, जबकि गैसोलीन जो है गैसोलीन हम पेट्रोल को कहते हैं, वो रेडिली जो है एवापोरेट हो जाता है विदाउट बॉइलिंग। उसकी वजह यही है कि जो आपके पास वाटर की नेचर है वो आपके पास नॉन वोलेटाइल है और वो स्लोली एवापोरेट होगा, और जो आपके पास पेट्रोल है गैसोलीन है वो एक वोलेटाइल लिक्विड है, वो बगैर बॉयल किए भी आपके पास रेडिली स्केप हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है एवापोरेशन को हम कूलिंग प्रोसेस क्यों कहते हैं? द एवापोरेशन एट द वेपर प्रेशर कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम इन्हें एक्सप्लेन करें, द एवापोरेशन occur when a high energy molecule lower the average kinetic energy of the remaining molecule. एवापोरेशन तब अकर होती है जब आप टेम्परेचर देते हैं मॉलिक्यूल को, तो जो अपर सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं कंटेनर में उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है और वो एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो रिमेनिंग कंटेनर में मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लोअर हो जाती है। कॉन्सिक्वेंटली द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड फॉल। इस तरह से जो आपके पास रिमेनिंग लिक्विड होता है उसका टेम्परेचर फॉल हो जाता है और एवापोरेशन जो है आपको कूलिंग इफेक्ट शो करती है। और आप इसको अनदर वर्ड में इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, व्हेन लिक्विड टर्न टू अ गैस। जब लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होना शुरू होती है, जैसे ही आप उस पर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, वेपर्स बनना स्टार्ट होते हैं, इट नीड मोर एनर्जी एंड सो इट हैज टेकन द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। अब इसे जो है स्केप होने के लिए लिक्विड को वेपर्स की फॉर्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से भी लेना शुरू कर देते हैं। द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो हीट की फॉर्म में सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं। एंड व्हेन द एनर्जी लीव विद द एवापोरेटिंग लिक्विड, तो जब आपके पास वो एनर्जी जो हीट की फॉर्म में मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं अपनी लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए, तो रिजल्ट के तौर पर आपके पास सराउंडिंग जो है उसका टेम्परेचर लोअर डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो तो मॉलिक्यूल्स ने अपने पास जो है वो होल्ड अप कर लिया है, उसे ले लिया है। तो जब सराउंडिंग का टेम्परेचर आपके पास लोअर डाउन होता है तो आपको जो है वो कूल फील होता है, कूल इफेक्ट जो है वो आपको फील होगा। तो आप इस तरह से कहते हैं कि एवापोरेशन जो है वो सराउंडिंग को कूलर कर देती है। इस तरह एवापोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। जैसे आप एग्जांपल ले लें, अगर आप अपने हैंड पर जो है स्प्रिट ले लेते हैं या फिर एसीटोन ले लेते हैं, नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है वो एसीटोन होता है, अगर आप उसे अपनी पाल्म पर डालते हैं तो आप देखते हैं कि वो जो है वो एक वोलेटाइल लिक्विड है, वो रेडीली एवापोरेट हो जाएगा। उसके जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो जो है चेंज हो जाएंगे गैसियस स्टेट में, वेपर्स में, वो सराउंडिंग से भी एनर्जी ले लेंगे स्केप होने के लिए। जब वो सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे तो आप देखते हैं कि आपके पाम से रेडीली जो है वो एसीटोन या फिर स्प्रिट जो है वो एवापोरेट हो गया। अब एवापोरेट होने के बाद आप फील करेंगे कि आपके हाथ पर कूलिंग इफेक्ट आया है, क्योंकि वो जो आपके पास मॉलिक्यूल्स थे एसीटोन के या फिर स्प्रिट के, उन्होंने सराउंडिंग की से भी एनर्जी ले ली ताकि वो रेडी जो है वो एवापोरेट हो सके। जब उन्होंने सराउंडिंग की एनर्जी ली तो सराउंडिंग में आपके पास टेम्परेचर लो हो जाता है, और टेम्परेचर लो होने की वजह से आप अपनी पाल्म पर कूलिंग इफेक्ट जो है फील करते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि एवापोरेशन जो है वो कूलिंग प्रोसेस है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, आपने एक कंटेनर में लिक्विड लिया है, तो अब आपने जो भी इसे टेम्परेचर दिया तो जो इसके सरफेस मॉलिक्यूल है वो हाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो लेंगे और स्केप हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और जो आपके पास अंदर कंटेनर में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लो होती है, और इस तरह से जो आपके पास एवापोरेशन है वो कूलिंग इफेक्ट शो करती है, क्योंकि जो रिमेनिंग लिक्विड है उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कि टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड जो है वो फॉल डाउन हो जाता है, दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि एवापोरेशन ये कूलिंग प्रोसेस है।
Thank you, students.